खूबसूरत अदाकारा रेखा आज 71 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने 50 से ज़्यादा सालों में अपनी दमदार अभिनय, ट्रेंड सेटर स्टाइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। उमराव जान, खून भरी मांग, सिलसिला, खूबसूरत और कई दूसरी फिल्मों में उनकी अदाएं लाखों लोगों के दिलों को छू गई। हालांकि ये आला मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। कभी रेखा को बड़े वजन को लेकर ताने मिले तो कभी शशि कपूर ने काली मोटी भद्दी कहा, लेकिन आज इन्हीं रेखा की खूबसूरती के उदाहरण दिए जाते हैं, उन पर कोर्स करवाया जाता है। चलिए आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं रेखा ने संघर्षों को कैसे पीछे छोड़कर पलट दी अपनी ही किस्मत। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके पिता दक्षिण के अभिनेता जेमिनी गणेशन और मां अभिनेत्री पुष्पावली थीं। रेखा का जन्म तब हुआ जब उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। जेमिनी गणेशन पहले से शादीशुदा थे और उनके कई बच्चे थे। पुष्पावली की भी पिछली शादी से 2 बच्चे थे। तलाक की मान्यता न होने की वजह से दोनों कभी शादी नहीं कर सके। यही वजह है कि जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी नहीं अपनाया और न ही उन्हें अपना नाम दिया। रेखा की छोटी बहन के जन्म के बाद जेमिनी गणेशन ने तीसरी शादी कर ली और परिवार से संबंध लगभग खत्म कर दिए। ऐसे में मां ने छोटे मोटे रोल कर बच्चों की किसी तरह परवरिश की। पारिवारिक संघर्ष के बाद रेखा को शुरुआती पढ़ाई में भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। बड़े वजन के चलते उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था। यही वजह रही कि डांस और खेल में रुचि होने के बावजूद झिझकती रहीं। फिल्मों की बात करें तो रेखा ने सिर्फ 3 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। वो कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन परिवार के हालात बेहद खराब थे और मां की हिदायत पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जब वो केवल 4 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहली बार एक तेलुगु फिल्म में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने 1968 में आई तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम में भी अभिनय किया। रेखा की हिंदी फिल्मों में एंट्री की बात करें तो प्रोड्यूसर कुलजीत पाल अपनी फिल्म की हीरोइन की तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि दक्षिण में एक रेखा नाम की अभिनेत्री है जो थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है। इसके बाद कुलजीत पाल ने रेखा से मुलाकात की और पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं और हिंदी बोल सकती हैं। इन दोनों सवालों के जवाब में रेखा ने ना कहा था। हालांकि इसके बावजूद कुलजीत पाल ने कहा कि कल ऑडिशन के लिए आ जाना। रेखा ने स्क्रीन टेस्ट में हिंदी के कुछ वाक्य अच्छी तरह से याद कर सुना दिए, जिससे पाल इम्प्रेस हो गए और उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसमें से 4 फिल्में करनी थी। इस तरह रेखा को उनकी पहली फिल्म अनजाना सफर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस तरह रेखा महज 13-14 साल की उम्र में मुंबई पहुंच गईं और अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की। हालांकि बॉलीवुड में उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनके रंग, वजन और टूटी फूटी हिंदी पर कई बार इंडस्ट्री में ताने मारे गए। कई लोग उन्हें मद्रासन यानी दक्षिण भारतीय लड़की कहकर खूब ताना मारते थे। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी, लेकिन सेंसरशिप की समस्याओं की वजह से इसे 2 शिकार के नाम से 10 साल बाद रिलीज किया गया। इसीलिए उनकी पहली रिलीज हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो वो 1970 की सावन भादो रही थी। रेखा पर बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि फिल्म सावन भादो के प्रीमियर के दौरान शशि कपूर ने कहा था, इतनी काली मोटी और अजीब से दिखने वाली ये एक्ट्रेस सफल कैसे होगी। हालांकि ये फिल्म हिट साबित हुई और रेखा को रातों रात पहचान मिल गई। इसके बाद रेखा ने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में हिट रही, लेकिन उनके अभिनय को ज्यादा सराहना नहीं मिली। फिर 1976 में 2 अनजाने और 1978 में घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों में क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग की तारीफ की। इसके बाद फिल्म खूबसूरत, उसके लिए तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो आई 1980 में और इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने सिलसिला, उमराव जान और इजाजत जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी दमदार और शानदार एक्टिंग की। उमराव जान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।
1990 के दशक में उनके रोल कम होते गए, लेकिन खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उनकी अदाकारी की खूब तारीफ हुई। 2000 के दशक के बाद वे मां और सपोर्टिंग रोल में नजर आईं, जैसे कोई मिल गया, क्रिश। वहीं रेखा की आखिरी 3 फिल्मों में सदियां, क्रिश 3 और किरदार जैसे फिल्में शामिल हैं। रेखा की गिनती उन अभिनेत्रियों में होती है जिनका फिल्मी करियर जितना चर्चित था, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही। 1971 में रेखा को फिल्म एक बेचारा में जितेंद्र के साथ साइन किया गया। जितेंद्र उस वक्त कुंवारे थे और अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। दोनों के अफेयर की भी खबरें खूब सामने आईं। शिमला में शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें मिली और मुंबई लौटने के बाद ये रिश्ता और गहराता गया। फिल्म एक बेचारा की कामयाबी के बाद दोनों ने फिल्म अनोखी अदा भी साइन की, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रेखा को पता चला कि जितेंद्र की पहले से एक गर्लफ्रेंड है और उसका नाम है शोभा। रेखा के लिए यह झटका था। दिल टूटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जितेंद्र के लिए यह रिश्ता सिर्फ टाइम पास था। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि सेट पर सबके सामने बातें होने लगी। एक दिन जितेंद्र की कोई टिप्पणी सुनकर रेखा फूट फूट कर रो पड़ी और उनके बीच बातचीत बंद हो गई। फिल्म किसी तरह पूरी हो गई, लेकिन यह रिश्ता खत्म हो गया। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा आए। दोनों अक्सर एक साथ देखे जाते और देर रात होटल में डिनर करते हुए भी मिले। रेखा के लिए विनोद मेहरा वो इंसान थे जिन्होंने उन्हें बिना शर्त चाहा। उन्होंने रेखा के विवादों और मीडिया के नकारात्मक छवि के बावजूद उनका साथ दिया, लेकिन विनोद की मां कमला दोनों के रिश्ते के खिलाफ थीं। उनके लिए रेखा खराब पास्ट की छवि वाली एक बदनाम अभिनेत्री थी जो बहू बनने लायक नहीं थी। ये बात खुद रेखा ने एक किताब में कही थी। कुछ महीनों बाद विनोद ने मां की मर्जी के खिलाफ गुपचुप तरीके से रेखा से शादी कर ली। शादी कोलकाता के एक मंदिर में हुई, पर जब वे मुंबई लौटे और रेखा ने सास के पैर छूने की कोशिश की तो कमला ने कहा जाता है कि उन्हें धक्का देकर घर में घुसने से रोक दिया। रेखा अपमानित होकर रोती हुई वहां से चली गई। सालों तक यही कहानी सुर्खियों में रही, लेकिन फिर 2004 में रेखा ने इंटरव्यू में ये कहते हुए हर किसी को हैरान कर दिया कि उन्होंने कभी विनोद मेहरा से शादी भी नहीं की, वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। विनोद मेहरा के बाद रेखा की मुलाकात एक्टर किरण कुमार से हुई, जो उस वक्त उनकी दोस्त योगिता बाली के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। योगिता अक्सर रेखा से सलाह लिया करती थी, लेकिन वक्त के साथ खबरें आने लगी कि किरण कुमार और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। रेखा और किरण की जोड़ी अक्सर पार्टियों में साथ दिखाई देती थी। रेखा का शूटिंग पर देर से पहुंचना या बीच में गायब हो जाना मानो आम बात हो गई थी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके गैर पेशेवर रवैये से परेशान होने लगे थे। वहीं किरण के पिता और दिग्गज अभिनेता जीवन इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था रेखा जैसी विवादित बैकग्राउंड वाली महिला उनके घर की बहू नहीं बन सकती। किरण ने भी अपने पिता के आगे झुकने का फैसला किया और रेखा से दूरी बना ली। रेखा ने अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों की सफलता के बाद 1972 में मुंबई में अपना फ्लैट खरीदा। इससे पहले तक वो सिर्फ शूटिंग के लिए मुंबई आती थी और होटल में ठहरती थी, लेकिन 1972 में वो होटल अजंता छोड़कर जुहू के बीच अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। इसी अपार्टमेंट में उस समय जया भादुड़ी भी रहा करती थी। अपार्टमेंट्स में रहते हुए रेखा और जया अक्सर मिला करती थी। रेखा जया को प्यार से दीदी भाई कहती थी और अक्सर उनके फ्लैट पर जाती थी। वहीं रेखा की जया के तब के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से भी पहली मुलाकात हुई। 1973 में जया और अमिताभ की फिल्म जंजीर रिलीज हुई, जिसने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया। इसके बाद जया और अमिताभ ने शादी करने का फैसला किया। 3 जून 1973 को उनकी शादी हुई, लेकिन रेखा को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। रेखा ने इसे लेकर नाराजगी जताई और कहा कि जया ने कभी भी उन्हें वास्तविक बहन की तरह नहीं माना। अमिताभ और रेखा ने पहली बार फिल्म 2 अनजाने में स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ की पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म से रेखा बेहद प्रभावित हुई। रेखा ने पहली बार गंभीरता से अपने रोल को समझना शुरू किया और समय पर सेट पर आने लगी और साथ ही भाषा, एक्टिंग और अपनी फिजिक पर खास तवज्जो देने लगी। इस समय उन्होंने खूब वजन घटाया। उन्होंने लंदन में मेकअप कोर्स किया और मीना कुमारी के मेकअप आर्टिस्ट राम दादा को भी हायर किया। इसी दौरान रेखा और अमिताभ के कथित रिश्तों की खबरें सामने आने लगी। इस समय दोनों ने अलाप, खून पसीना जैसी फिल्में की। रेखा और अमिताभ की रियल लाइफ रोमांस की अफवाहों ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी और दिलचस्प बना दिया।
ठीक इसी समय रेखा की फिल्म घर रिलीज हुई, जिसमें उनके को स्टार उनके कथित एक्स बॉयफ्रेंड विनोद मेहरा थे। रेखा ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि उन्होंने विनोद के साथ रोमांटिक सीन इतने प्रभावशाली ढंग से इसीलिए किया क्योंकि उस समय वे अपने दिमाग में अमिताभ की कल्पना किया करती थी। इसी समय फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रेखा ने जोहराबाई नामक एक वेश्या का किरदार निभाया था। हालांकि वे फिल्म में लीड रोल में नहीं थी, फिर भी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाई। रेखा ने बताया था कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो के दौरान उन्होंने जया बच्चन को उनके यानी रेखा और अमिताभ के लव सीन देखकर रोते हुए देखा था। मीडिया में अफवाहें फैल गईं कि जया ने अमिताभ पर रेखा के साथ काम न करने का दबाव डाला। रेखा ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में खुलकर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमिताभ ने उन्हें 2 अंगूठियां दी थी जिन्हें वो हमेशा पहना करती थी। जब अमिताभ ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया तो रेखा ने उन अंगूठियों को लौटाकर उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया और इस तरह धीरे धीरे रेखा की जिंदगी से अमिताभ भी दूर हो गए। इसके बाद 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो के लिए अमेरिका चली गई और मुकेश ने 2 अक्टूबर 1990 को अपने फार्म हाउस में फांसी लगा ली। रेखा उस वक्त न्यूयॉर्क में थी जब उन्हें मुकेश की मौत की खबर मिली। वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। निजी जिंदगी की उथल-पुथल का असर रेखा के करियर पर भी पड़ा। उनकी मेरा पति सिर्फ मेरा है और अमीरी गरीबी जैसे फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि साल 1991 में उन्होंने फूल बने अंगारे से दमदार कमबैक किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इसके साथ ही उन्हें फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में लिया जाने लगा। हालांकि बदलते दौर के साथ रेखा फिल्म लज्जा और कोई मिल गया जैसे फिल्मों में साइड रोल में दिखने लगी। तो ये थी रेखा के पूरे जीवन की संघर्ष और उनके प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी की कहानी के कुछ अंश। आज रेखा 71 साल की हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रेखा यूं ही स्वस्थ रहें और यूं ही मुस्कुराती रहें। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़।